Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class K9. Hope you all are fine. Here is our today's English lecture. Date is 12th May and day is Tuesday. Today we are going to discuss our topic pronoun. Pronoun basically क्या होते हैं? Words which we use to replace noun. वो अल्फाज जो कि हम noun को replace करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम pronoun कहते हैं. Pronoun की आगे different types हैं जो कि हमारे पास according to requirement of our sentence हम इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है personal pronoun और personal pronoun के लिए हम दूसरा नाम देते हैं definite pronoun. पर्सनल प्रोनाउन में बेटा जी आपके पास वो वर्ड्स यूज होते हैं वो अल्फाज जो कि हम स्पेसिफिक नाउन्स को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वर्ड्स व्हिच वी यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक नाउन्स. जिस तरह आपके पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये बेसिकली 7 प्रोनाउंस हैं जो कि आपके पास पर्सनल प्रोनाउन में शामिल होते हैं. इनको हम डेफिनेट इसलिए बोलते हैं कि इनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें पता होता है कि हम एग्जैक्ट किस नाउन के बारे में बात करें. फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ ही इज माय स्टूडेंट, ये मेरा शागिर्द है. अब ही जो है बोलने वाले को भी पता है कि किसके बारे में बात की जा रही है और जो सुनने वाला है लिसनर जो है उसको भी पता है कि अगला बंदा किसके बारे में बात कर रहा है. इसलिए हम इन प्रोनाउंस को आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. सेकेंड है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का ही ऑपोजिट आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग दैट डज नॉट कम्स इन पर्टिकुलर. कि आपके पास उन चीजों के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें नाउन का एग्जैक्ट पता नहीं होता, हमें डूअर ऑफ द एक्शन का एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं. एक्शन है तो किस बंदे ने एक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आती है नो वन, एनीबडी, समवन, नो वन. अब इस तरह से हम पूछते हैं कि हु हैज ब्रोकन द ग्लास. आपसे किसी ने पूछ लिया हु हैज ब्रोकन द ग्लास और आपको नहीं पता कि ग्लास किसने तोड़ा है तो आप बोलोगे कि समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, आई डोंट नो. तो आपको नहीं पता कि वो किसने ग्लास तोड़ दिया. तो समवन जो आपने यूज किया है, एनीबडी आपने यूज किया है, तो ये आपके पास फर्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन में शामिल होते हैं. नेक्स्ट है कि हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन आप देखिए आपके वर्ड से ही लिया है पोजेशन. वो अल्फाज जो कि हम मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वर्ड्स व्हिच शोज द ओनरशिप ऑफ एन नाउन और अ प्रोनाउन. आपको इस तरह आपके पास है यहाँ पर आई आपके पास डेफिनेट प्रोनाउन है. कौन सा वर्ड है जो हमारे पास रिप्लेस करेगा पोजेसिवनेस में आई को? माय. अब कहते हैं दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है. फिर वी को आप रिप्लेस करेंगे आवर, यू को आप रिप्लेस करेंगे योर, दे को आप रिप्लेस करेंगे देयर, ही को हिज, शी को हर, इट को इट्स. इन्हीं डेफिनेट प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन की मलकियत को जाहिर करने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन देखिए आपके वर्ड से ही क्लियर, यहाँ पर भी अपने नाम ही से अपना फंक्शन क्लियर कर रहा है कि रिलेट करना. अब इन प्रोनाउंस का क्या फंक्शन होता है रिलेटिव प्रोनाउन का कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं. दीज वर्ड्स क्रिएट या शो रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल अब हम यूज करते हैं दैट को. दिस इज द वॉच दैट आई बॉट यस्टरडे. अब जो दैट का वर्ड बीच में मैंने बोला है ये आपके पास रिलेट कर रहा है वॉच को और कब ली गई है वो टाइम पीरियड बता रहा है. हुज को आप अगर यूज करेंगे दिस इज द वुमन हुज चाइल्ड इज हर्ट. ये वो औरत है जिसका बच्चा जख्मी है. अगर हुज से बीच में जब लेंगे ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना. वो अल्फाज जो हमारे पास इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. इसमें आपके पास आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोस. बस 4 वर्ड्स हैं, 4 ही प्रोनाउंस हैं जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं.
दिस हम इस्तेमाल करते हैं करीब की एक चीज के लिए, दैट हम इस्तेमाल करते हैं दूर की एक चीज के लिए, दीज हम इस्तेमाल करते हैं करीब की ज्यादा चीजों के लिए, और दोज हम इस्तेमाल करते हैं दूर की ज्यादा चीजों के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें देखिए ईच, ईदर एंड नीदर, these are called distributive pronoun because they refer to persons or things at a time. For this reason they are always used as singular word. अब ये हमारे पास अपने जब भी किसी के इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी एक्शन के बारे में बताना होता है, हम उसके अंदर जितने आपके पास नाउन शामिल होते हैं उन सब का जिक्र हम एक ही दफा में करते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि each member has present, हर आदमी, हर मेंबर आया है। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है आपके पास अभी यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है, रेसिप्रोकेट करना। एक अब इसमें के अंदर आपके पास सिर्फ दो वर्ड्स होते हैं, नो वन ईच वन अनदर और दूसरा ईच अदर, यानी इसमें ऐसा एक्शन आपके पास बयान किया जाता है जिसमें डुअल ऑफ द एक्शन जो है, जितने उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जितने आपके पास बंदे वहां पर शामिल हैं, वो दोनों दो हैं, दो से ज्यादा एट अ टाइम, वो तमाम उस एक्शन से इक्वली बेनिफिट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपने नाम से शामिल क्लियर होता है। अब देखें जो वर्ड्स हमारे पास क्वेश्चन को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए जो वर्ड्स हमारे पास आ रहे होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिस तरह से व्हाट, व्हाई, वेयर। अब तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास दो टाइप्स आ रही हैं। यहाँ पर ये आपके पास एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है और इसको हमें किस तरह से क्लियर करना है, ये देखें। आपके पास नेक्स्ट 9th टाइप है प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 10th वाली है एम्फेटिक प्रोनाउन। जहां तक हमने इसकी पहचान करनी है, तो इन दोनों की पहचान आपके पास सेल्फ से होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आपके पास सेल्फ आ रहा होता है। अब पोजेसिव प्रोनाउन के साथ जब हम सेल्फ लगा देते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ जब हम सेल्फ लगाते हैं, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बनता है और वही हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन भी बन रहा है। देखिए जिस तरह माई है, माई के साथ सेल्फ लगाया तो माई सेल्फ, योर सेल्फ। इस तरह से अब आपके पास जो डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का, पहले हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज रिपीटेड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है वही जुमले का ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होता है। जिस तरह से यहाँ पर देखें, आई हर्ड माई सेल्फ। अभी जो आई है आपके पास जुमले का सब्जेक्ट है। जो आपने इसको माई सेल्फ देखें, जो आपके पास माई इंडिकेट कर रहा है वो आई ही का पोजेसिव केस है, यानी आपके पास जुमले का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो यही आपके पास मेन डिफरेंस है कि आपके पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट के इंडिकेट हो रहा होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। एम्फेटिक प्रोनाउन में आपके पास आ रहा सेल्फ ही है, लेकिन आप देखेंगे आपके पास इस जुमले में माई सेल्फ को अगर हम निकाल देते हैं तो आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट जुमले में नजर आ रहा है। जब आपके पास जुमले में इस माई सेल्फ को निकाल दें और जुमले में आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा हो, तो माई सेल्फ आपके पास एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर आपके पास इस माई सेल्फ को हम निकालेंगे और हमारे पास ऑब्जेक्ट जुमले में नहीं बचेगा, तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर क्लियर होता है। आपने इस तमाम जितना आपके पास बोर्ड वर्क है, आपके पास नोट्स में भी ये सारा गिवन है, आपने इसको नीट कॉपीज पर होमवर्क करना है और साथ ही में इसकी आपने फर्दर 3 एग्जाम्पल्स हर एक की खुद से लिखनी है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर क्लियर होता है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Today the date is 12th of May and the day is Tuesday.
क्लास है हमारी मैथमेटिक्स की प्री 9th आप साइंस ग्रुप के लिए, और यूनिट नंबर 3 हम लोग कर रहे थे जिसका नेम था लॉगरिथम्स, और एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन 2 के स्टार्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूं कि इसमें आपने बेसिकली कौन कौन से लॉ के रूल्स और या लॉज को फॉलो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट से पहले आपको लॉग को अप्लाई करने के लिए कुछ लॉज मेंशन है बुक के अंदर। तो उसके लिए जो फर्स्ट लॉ है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स व्हिच इज सेड टू बी प्रोडक्ट लॉ। उसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि लॉगरिथम्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है। आपके पास लॉग लिखा होता है विद बेस, यहाँ पे जो चीज मेंशन की जाती है उसे बेस कहा जाता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि विद बेस ए है, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज राइट की जाती है उसे आर्गुमेंट या फंक्शन कहते हैं। तो लेट्स सपोज वो कोई भी आर्गुमेंट या फंक्शन है, लेट्स सपोज वो m है, और इक्वल के जो आपके पास राइट पे जो चीज मेंशन होती है उससे कहा जाता है वो कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, और वो मैं सपोज करती हूँ कि वो आपके पास n है। ठीक है, ये मेथड है लॉग वैल्यूज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का। इसे रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ a विद बेस m इक्वल्स टू n। अब प्रोडक्ट लॉ क्या है, इसमें आपके पास कोई भी लॉ की दो टर्म्स हैं और वो राइट हुई भी है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट m into n विद बेस a। उसे ओपन कैसे किया जाता है, मतलब कि आपने मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को ओपन कैसे करना है एडिशन की फॉर्म में। स्टेप ये आपके पास सिंगल लॉग दिया हुआ है। सिंगल लॉग में को जब आप कन्वर्ट करते हो सेपरेट लॉग की फॉर्म में ओपन करते हो तो वो कुछ इस तरह से ओपन होता है, लॉग ऑफ m विद बेस a, और जो आपके पास साइन है मल्टीप्लिकेशन का ये कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो एडिशन के साइन में, और फिर नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड फंक्शन है, जो आर्गुमेंट है आपके पास लॉग ऑफ n वो लिखा जाता है विद बेस a। मींस दैट लॉग के फर्स्ट लॉग के अंदर आप प्रोडक्ट को चेंज करते हो सेपरेट लॉग के अंदर एडिशन के साइन के साथ। ठीक है, और यही लॉ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया जाएगा। एक और लॉ है, सेकंड लॉ को आप लोग फॉलो नहीं करोगे, वो क्वेश्चन का है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको डिस्क्राइब करूंगी। थर्ड लॉ फॉलो करोगे इस क्वेश्चन के अंदर आप। थर्ड लॉ क्या है, उसे कहा जाता है पावर लॉ। पावर लॉ के अंदर क्या है जी, आपके पास लॉग की वैल्यू है कोई भी, लेट्स सपोज वो m ही है विद बेस a और पावर n, लॉग ऑफ m विद पावर n विद बेस a इक्वल्स टू, इसको ओपन कैसे किया जाएगा, तो आपके पास m रेस पावर n है, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, मींस दैट कैसे लिखा जाएगा n लॉग ऑफ m विद बेस a। ठीक हो गया, ये दो लॉज आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अप्लाई करने हैं। सो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट एंड थर्ड लॉ मैंने ब्रीफ किया। फर्स्ट लॉ जो था प्रोडक्ट लॉ था, और जो थर्ड लॉ था वो पावर लॉ था। तो उन्हीं को लेके आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 की डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको अपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट क्या लिखी है, इफ लॉग ऑफ 31.09 इक्वल्स टू 1.4926 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। 3.2 के स्टार्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें आपने टेबल को यूज करके, लॉग टेबल को यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट की थी लॉग की। अब यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि आपने टेबल को फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये जो आपको लॉग की वैल्यू दी हुई है, इस फॉर्म को बना के आपने वैल्यू का वैल्यूएट करना। तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, लॉग ऑफ 3.109। अब यहाँ पे आपने पॉइंट एडजस्ट करना होगा, ये पॉइंट 2 वैल्यूज के बाद है, मींस 2 डिजिट्स के बाद है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए तो आपके पास आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट आ रहा है। आपने 3.1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन स्टडी की थी, उसी को लेके आप वही रूल्स लगाओगे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि आप आफ्टर 1 डिजिट लगाते हो, लेकिन यहाँ पे आपने आफ्टर 1 डिजिट नहीं जाना, बल्कि क्वेश्चन की डिमांड को फॉलो करना। तो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको मैंने यहाँ से शिफ्ट करवाना होगा आफ्टर 1। ठीक है, पहला स्टेप मेरा क्या होगा, लॉग ऑफ 31.09 इनटू, अब मैंने यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करवाया
और देखिए मैंने लेफ्ट टू राइट मूव किया, ठीक हो गया। लेफ्ट टू राइट मूव किया जाएगा तो आपके पास 10 बेस पावर जो आती है वो नेगेटिव आती है। सेकंड ये चीज है कि आपने कितने डिजिट्स मूव करवाया, आपने जस्ट 1 डिजिट मूव करवाया तो आप 10 बेस पावर -1 लिखोगे, ठीक है। पहला स्टेप आपने क्या किया, इसको पॉइंट को शिफ्ट किया विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे आपको जो रूल्स बताया हुए थे प्रोडक्ट रूल और पावर रूल, वो अब आपने यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे लॉग जो है वो सिंगल लॉग की फॉर्म में आपको वैल्यू दी हुई है विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपको बताया था अभी कि लॉग, अगर लॉग की वैल्यू m इंटू n, टू वैल्यूज है विद बेस a, वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो ओपन किस फॉर्म में होगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n और बेस आपके पास a एज इट इज। इसी चीज को आप माइंड रख के आप यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या लिखा जाएगा, log ऑफ 31.09, आप ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन के साइन में और सेपरेट लॉग आ जाएगा नेक्स्ट टर्म के साथ भी 10 बेस पावर -1। तो आपने यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो किया, फर्स्ट लॉ को आपने फॉलो किया विच इज प्रोडक्ट लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फर्स्ट वैल्यू की तो आपके पास गिवन है, यहाँ पे log ऑफ 31.09 की वैल्यू गिवन है 1.4926, तो यहाँ पे आप पुट कर लें विच इज 1.4926, लेकिन जो आपके पास सेकंड टर्म है इसके अंदर अब पावर आ रही है 10 बेस पावर -1, तो यहाँ पे अब आपने लॉग का थर्ड रूल जो है वो फॉलो करना है विच इज पावर रूल। और वो क्या था, log ऑफ m विद पावर n and base a equals to n, ये पावर स्टार्ट में n log of m with base a। तो अब आपने यहाँ पे भी यही काम करना है। अब ये पावर यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा, -1 स्टार्ट में log of 10 as it is, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने यही करना है 1.4926 प्लस माइनस माइनस और log of 10, log of 10 की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज log of 10 इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कर लें 1.4926 माइनस 1, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आ जाएगा 0.4926 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखें पॉइंट है वो आफ्टर 0 है, लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेंशन है वहाँ पे 31 के बाद पॉइंट लेके आना है, तो मींस अगेन आप पॉइंट को शिफ्ट करवाओगे। लॉग ऑफ 31.09 लेके आने के लिए इस पॉइंट को आपने यहाँ पे लेके आना होगा। तो पॉइंट शिफ्ट करने के लिए आप अगेन आपके पास लेफ्ट टू राइट की है डायरेक्शन, और आपको पता है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 बेस पावर जो आती है वो नेगेटिव आती है। डिजिट्स कितने मूव करवा रहे हैं 1 2 3 4, तो आपके पास 10 बेस पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। अगेन आपके पास जो फॉर्म बनी है वो सिंगल लॉग की प्रोडक्ट फॉर्म बनी है, तो अगेन यहाँ पे आप लोग लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे विच इज प्रोडक्ट लॉ, और वहां पे आप क्या करते हो लॉग ऑफ m इंटू n विद बेस a इक्वल्स टू सेपरेट लॉग के साथ लॉग ऑफ m विद बेस a प्लस लॉग ऑफ n विद बेस a। तो यहाँ पे यही फॉलो करना है हमने, लॉग ऑफ 31.09 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस पावर -4। यहाँ पे तो आप वैल्यू पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। लॉग ऑफ 31.09 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.4926, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ 1.4926 प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे जो है सेकंड टर्म जो आपके पास लॉ की दी हुई है, इसमें अगेन आप लोगों ने लॉ का थर्ड रूल फॉलो करना है। थर्ड लॉ जो है वो बताया था आपको पहले भी कि वो कौन सा लॉ है, पावर लॉ है। तो पावर लॉ में क्या करते हैं, लॉग ऑफ m विद पावर n एंड बेस a विल बी ओपन एज n जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी n log ऑफ m विद बेस a। तो यहाँ पावर क्या दी है -4, तो -4 स्टार्ट में आ जाएगा इस लॉग के, तो -4 इंटू लॉग ऑफ 10। अब यहाँ इसको ओपन कर लें 1.4926 प्लस -4 और लॉग ऑफ 10, और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 1.4926 -4 इंटू 1 बिकॉज लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1। अब 1.4926 -4 1 4, आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और वो क्या बन रही है
-2.5074 आ रही है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रही हूँ, वो आपने फॉलो करना होगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि आपने लॉग के रूल्स में ये स्टडी किया हुआ है कि लॉग के अंदर जो आपके पास पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, उसे कहा जाता है कि वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया। और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट, वो कहा जाता है मैंटीसा। अब होता ये कि जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपके पास डेसिमल पार्ट है जिसे बोला जाता है मैंटीसा, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन अभी जो आपके पास वैल्यू मिली है आपको, ये माइनस साइन दोनों के साथ है, ये इंटीग्रल पार्ट के साथ भी है, ये डेसिमल पार्ट के साथ भी है, मींस दैट -2.5074 पूरी एक वैल्यू है। तो इसमें आपको एक अमेंडमेंट करनी पड़ती है कि आप जो है मैंटीसा को पॉजिटिव कर लें। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ऐड भी करते हो 1 को और सब्ट्रैक्ट भी करते हो 1 को। तो यहाँ पे क्या करूंगी, -2.5074 के साथ बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ठीक हो गया। मैंने प्लस भी किया 1 को, माइनस भी किया, क्योंकि आपके पास मैथ्स के अंदर ये रूल है कि जो चीज़ आप ऐड करवाओगे वो आप सब्ट्रैक्ट भी करवाओगे, जो मल्टीप्लाई करवाओगे वो आप डिवाइड भी करवाओगे, ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। ठीक है। अब करना क्या है, इसमें आपके पास जो नेगेटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म के साथ ही जाके सॉल्व होगी, क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक कुड ऑलवेज आइदर इन पॉजिटिव फॉर्म और इन नेगेटिव फॉर्म। तो -2 और -1 जब सॉल्व होंगे तो मिलेगा आपके पास -3, और ये अब जो अमेंडमेंट कर रहे हैं इसके अंदर जो नेगेटिव साइन आएगा वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का आएगा। मैंटीसा को हम पॉजिटिव करने जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन अगर सिर्फ आपने शो करवाना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक के साथ अपीयर हो, तो उसके लिए एक और सिंबॉलिक फॉर्म है, वो क्या है, बार। आप बार लगा देते हो। लेट्स सपोज अगर -1 है तो आप -1 की जगह पे 1 बार लगा देते हो। लेकिन अब यहाँ पे ये 3 बन रहा है, 2 + 1 3 बन रहा है, माइनस साइन है, तो अपीयर कैसे होगा, 3 बार। अब 3 बार ये शो कर रहा है कि जो आपके पास नेगेटिव साइन है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का साइन है। ठीक हो गया। अब जो आपके पास पॉइंट के बाद की वैल्यू से बोला जाता है कि आपके पास डेसिमल पार्ट है मैंटीसा जो है, इसे आपने पॉजिटिव करना होता है हमेशा। तो आप इसको, ये जो आपके पास +1 रिमेनिंग है, -1 को तो आपने यूज कर लिया इसके साथ, अब जो +1 रिमेनिंग है इस +1 में से आप इस टर्म को माइनस कर लें। मींस दैट आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, 1 -0.5074। अब यहाँ मैंने माइनस साइन क्यों प्लेस किया, बिकॉज ये जो माइनस था जो आपके पास वैल्यू आई थी, ये -sin2 का भी था और ये -sin.5074 का भी था। तो जब इसको माइनस किया जाएगा तो आपके पास पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज 0.5 लेस है 1 से, तो जो वैल्यू मिलेगी आप चाहे निकालें कैलकुलेटर से, तो वो है 4926। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास इस फॉर्म में आएगा। मींस दैट जब भी आपके पास लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो इसमें आपको मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए ऐड भी करना पड़ता है 1 को और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है 1 को। जो सब्ट्रैक्शन वाला 1 होता है वो जाके सॉल्व हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक की टर्म के साथ, मींस इंटीग्रल पार्ट के साथ, और जो के पास पॉजिटिव 1 होता है वो जाके सॉल्व हो जाता है मैंटीसा के साथ। तो इस तरह की फॉर्म रहती है आपको। अब 3 बार 0.4926 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज लेसन हमारे यहाँ पे एंड होता है और आपने इसी क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स को नीली रजिस्टर्स पे भी करना है और रफ पे भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। और जहाँ पे मेथड आपको क्लियर ना हो, आप अगेन वीडियो को री स्टडी करना, ऑब्जर्व करना और समझना, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।